बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप लाइव प्रोग्राम देख रहे हैं, मैं इमरान खान। कल के प्रोग्राम में हमने आपके साथ कुछ डाटा शेयर किया था, जिसमें बताया था कि कितनी नशिस्तें कहाँ कहाँ पे अपोजिशन को मैसर हैं और कौन से दो तरीके हैं जिनके तहत पाकिस्तान में दोबारा इंतखाबात हो सकते हैं और जनरल इलेक्शन हो सकते हैं। फिर हमने आपको बताया कि सिंध में क्या सूरत हाल है, पंजाब में क्या सूरत हाल है, खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में और वहाँ इस्लामाबाद में, वफाक में क्या सूरत हाल है। तो और जो आईनी राय थी वो भी आपके सामने रखी कि अपोजिशन को किन किन मराहिल से गुजरना पड़ सकता है। अगर वो इस्तीफे भी दे देते हैं तो हुकूमत के बाद फिर ऑप्शन कौन सी है और अपोजिशन क्या करेगी। इन चीज़ों पे कल हमने बात की थी। अब मैं आपके सामने एक और चीज़ रखता हूँ कि आज तक पाकिस्तान में जितने भी हुक्मरान निकाले गए हैं, किस तरीक़ाकार के तहत निकाले गए हैं। सबसे पहले तो दो हुक्मरान ऐसे थे पाकिस्तान के जिनको कत्ल किया गया है, जो कत्ल हुए हैं। उनमें एक लियाकत अली खान साहब 1951 में, ज़ियाउल हक साहब एक हादसे में जाँ बहक हुए, उनको लोग शहीद कहते हैं, 1988 में। फिर असेंबली से अदम एतमाद के नतीजे में इब्राहिम इस्माइल चंद्रीगढ़ 1957 में इनको निकाला गया था। एक यानी ये अदम एतमाद पे निकले थे। एक मरतबा अवामी एहतजाज के नतीजे में मुस्ताफ़ी हुए, वो सिर्फ अयूब खान साहब थे जो सिर्फ अवामी एहतजाज के नतीजे में मुस्ताफ़ी हुए। 3 मरतबा मुल्क में मार्शल लॉ के ज़रिए से हुक्मरानों को हटाया गया, जिनमें से फ़िरोज़ खान नून साहब 1958 में, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब 1977 में, नवाज शरीफ साहब 1999 में। इनको निकाला गया एक मार्शल लॉ के ज़रिए से। 4 बार सदर पाकिस्तान या गवर्नर जनरल के हाथों हुकूमत का खात्मा हुआ। ख्वाजा नाज़मुद्दीन 1953, मोहम्मद अली बोगरा 1955, मोहम्मद खान जुनेजो 1988 और बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की दोनों हुकूमतें, यानी एक मरतबा गुलाम इसहाक खान साहब ने और एक दफ़ा फारूक अहमद खान लगारी साहब ने बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की हुकूमत 1990 और 1996 में ख़त्म कर दी। 3 वज़रा आज़म पाकिस्तान के ऐसे रहे कि जो अपनी ही जमात का, हुक्मरान जमात का एतमाद खोने की वजह से इक़्तिदार से फारिग हो गए। उनमें चौधरी मोहम्मद अली 1956 में, हुसैन शहीद सोहरवर्दी वो भी अपनी पार्टी का एतमाद खो गए 1957 में, और ज़फ़रुल्लाह खान जमाली मुशर्रफ साहब के दौर में जब इनको हटाया गया, शुजात साहब आए और उनके बाद जो हैं वो शौकत अजीज़ साहब आए, तो 2004 में ज़फ़रुल्लाह खान जमाली साहब भी अपनी पार्टी का एतमाद खो गए। 3 बार अंडरस्टैंडिंग के तहत वज़ीर आज़म ने इस्तीफ़ा दे दिया, यानी ऐसी अंडरस्टैंडिंग हुई उनकी कि ठीक है रिज़ाइन करते हैं फिर आ जाते हैं, तो वो अंडरस्टैंडिंग के साथ हुआ। याया खान ने भुट्टो साहब के साथ अंडरस्टैंडिंग की 1971 में, नवाज शरीफ साहब ने 1993 में, सदर इसहाक खान साहब ने उनको हटा दिया था, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उनको बहाल कर दिया था। फिर उस वक्त के जो जनरल थे वहीद काकड़ साहब, उन्होंने इनका आपस में एक पैचअप करवाया और फिर दोनों ने एक अंडरस्टैंडिंग के तहत दोनों मुस्ताफ़ी हो गए। चौधरी शुजात हुसैन साहब ने 2004 के अंदर, क्योंकि ये आए मखसूस मुद्दत के लिए थे और ये पहले से तय था, तो एक अंडरस्टैंडिंग के तहत आए, अंडरस्टैंडिंग के तहत हट गए। तो चौधरी शुजात साहब 2004 में भी इसी तरह हटे थे। एक बार मुआखजे के डर से, यानी इस डर से कि मेरा मुआखजा हो जाएगा, परवेज मुशर्रफ साहब ने जो है वो इस्तीफ़ा दिया। अच्छा, 3 मरतबा वज़ीर आज़म जो हटे हैं, सरबराह मुमलिकत जो हटे हैं, वो अपनी असेंबली की मुद्दत उन्होंने पूरी की और ख़त्म होने पे वो हटे हैं। जिनमें नंबर 1 जो पहले पाकिस्तान के ऐसे शख्सियत थी वो शौकत अजीज़ साहब 2007 में, उनकी हुकूमत का टाइम ख़त्म हुआ तो वो हट गए, असेंबली की मुद्दत पूरी हो गई थी। राजा परवेज़ अशरफ साहब 2013 में और शाहिद खकान अब्बासी साहब 2018 में। याद रहे कि ये तीनों वज़ीर आज़म जो है 5 साल के लिए नहीं बने थे, आधी मुद्दत के बाद दूसरे को हटाकर ये आए थे। यानी शुजात साहब के बाद आए थे शौकत अजीज़ साहब, यूसुफ रज़ा गिलानी के बाद आए थे राजा परवेज़ अशरफ साहब और नवाज शरीफ के बाद आए थे शाहिद खकान अब्बासी साहब। 2 मरतबा अदालती फैसले के नतीजे में वज़ीर आज़म नाअहल हुए हैं। एक यूसुफ रज़ा गिलानी साहब 2012 में अदालती फैसले के नतीजे में नाअहल हुए और एक मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब 2017 में अदालती फैसले के नतीजे में नाअहल होकर निकले। ये है आज तक के तमाम हुक्मरानों की सूरत हाल। अब इनके अंदर कोई एक भी ऐसा नहीं है जो जलसे और जुलूसों से अपने घर गया हो। सियासी जमातों के एहतजाज से कोई एक वज़ीर आज़म या सरबराह मुमलिकत ऐसा नहीं है जो अपने ओहदे से हटा दिया गया हो। तो क्या इस मरतबा ये अपोजिशन तारीख के अंदर एक वज़ीर आज़म को एक नए तरीके से निकालने जा रही है, या इनमें से कोई तरीका जो है वो चूज़ किया जाएगा? हम इन चीज़ों पे बात करते हैं। हमारे साथ जो मेहमान मौजूद है, मैं तारुफ से पहले हलीम आदिल शेख साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, हसन मुर्तज़ा हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, अली गोहर बलोच साहब हमारे साथ मौजूद हैं मेंबर कौमी असम्बली PMLN से, और जनरल रिटायर गुलाम मुस्तफ़ा साहब हमारे साथ
सीनियर तजियाकार है कि तारुफ के मुताज नहीं है, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन इस डिस्कशन से पहले मैं एक ब्रेक ले लूँ, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर बात करते हैं। हमारे साथ ही रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। अभी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। मैंने आपको बताया कि हुक्मरान पाकिस्तान में किस किस तरीके से निकले या निकाले गए, और उनमें कोई भी एक हुक्मरान ऐसा नहीं है जो जलसों और अपोजिशन की एहतजाजी सियासत की वजह से निकाला गया हो। बहरहाल मैं अभी जो लाहौर के मुख्तलिफ मार्केटें और वहाँ मौजूद जो शहरी हैं उनसे आज एक राय इकट्ठी करवाई है कि वो 13 दिसंबर के जलसे के बारे में क्या राय रखते हैं, वो भी आप सुन लें। जलसे जुलूस कैसे करेंगे, वैसे भी इस समय कोरोना चल रहा है, बंदा अपनी ज़िंदगी बचाए कि जुलूसों के पीछे जाए, कोई नहीं बंदा जाएगा। कोशिश यही करेंगे जो समझदार है, जो बंदा, एक तो सबको पता है ये 50 साल के ऊपर जो भी बंदा है वो बाई निकले ही ना। जो उससे नीचे है वो अपनी मजदूरी कर रहा है, वो अपने बच्चों के लिए सारा दिन छोटे छोटे कमाई करके उसने अपने बच्चे पालने हैं कि वो इस लोगों के पीछे जाएंगे। हमें तो अपना पड़ा भाई, अपनी रोटी पूरी कर लें, घर के बिजली बिल किराए पूरे कर लें, इतने टाइम नहीं कि सियासत में ध्यान करेंगे नहीं, पर इसकी भरपूर जो है ना हम हमायत करेंगे, क्योंकि इस बंदे ने जो है ना हर गरीब बंदे का बेड़ा गर्क करके रख दिया इसने। जलसे भी बंद करवानी चाहिए। जब हमारी एजुकेशनल डिपार्टमेंट उन्होंने बंद करवाए हैं तो इस पर भी आप ये लगाए ना लॉकडाउन की, ये भी बिल्कुल बंद करवाएं, क्योंकि जलसों में क्या कोरोना नहीं जा सकता। नज़दीक भी नहीं जाएंगे, वो चोर है उधर बैठे हुए हैं, और ये मरियम ये क्या कर सकेगी उधर। FIR हम डंडे हम चलें, हम बर्दाश्त करें, क्या हम पागल हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं जाएंगे। इसकी वजह सर ये है कि एक तो हमारी महंगाई इतनी हो चुकी हुई है, ऊपर से हम अगर जलसों में जाएंगे तो अपना घर कैसे चलाएंगे। सानू ना नवाज शरीफ ने दिता ना सानू इमरान खान ने दिता, ਅਸੀਂ अपने बच्चे की रोटी इतों फट्टे तो कमानी है, जरा खोलांगे तो कमाओगे। तो कहता पूरा लाहौर बंद करो, साढ़े जलसे ते आ जाओ, जिस दिन ਅਸੀਂ बंद करेंगे सानू रोटी कौन देगा, किसी ने भी नहीं देनी। जाना चाहिए जी, पूरी आवाम को जाना चाहिए। जिस तरह के जितने हालात पैदा कर दिए पाकिस्तान में, ये तो किसी काबिल नहीं छोड़े, इतना कारोबार कोई है ना है नहीं, बेरोजगार लोग हो रहे हैं। मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट को चला जाना चाहिए। इन्होंने आज से 70 साल पहले मुल्क के लिए इकट्ठे होते तो मुल्क का ये हाल ज़रूर होता। ये तो अपने वालिद साहब को बचाओ, अपनी मुल्क की गद्दारी बचाने के लिए जो नवाज शरीफ पे लग रही है एलिगेशन, उसके अलावा जरदारी साहब जो अपनी ही वो जो करप्शन की सारी कहानी है उनका बेल आउट लेने के लिए तो इस तरीके से अपोजिशन में भी खड़े हैं और हुकूमत में भी बैठे हुए हैं। नहीं, हम तो नहीं जा रहे इसमें। अब ये जलसा जो रखा जा रहा है ये भी आवाम को बेवकूफ़ बनाने की सारी साजिशें हैं, प्रोग्राम है। हाँ जी, इंशाल्लाह ज़रूर जाएंगे, भरपूर जाएंगे। इतने ताजर भाई हैं हमारे, सब जाएंगे इंशाल्लाह, इसमें शरीक करेंगे और वोट को इज़्ज़त का जो नारा है इसको सरबुलंद करेंगे। जलसा को हाल तो नहीं है ना भाईजान, हाल तो ये है कि मुल्क के हालात बेहतर होने चाहिए। जिस तरह PTI के पहले 2 साल अच्छे नहीं हुए, इस टाइम PTI बहुत अच्छी जा रही है और वो देखें टेक्सटाइल बहुत अच्छी जा गई। अभी सिर्फ चीनी और आटे पे मसला है, इसकी महंगाई पे कंट्रोल नहीं है, इंशाल्लाह वो भी हो जाएगा। जी हम कोशिश करेंगे, इंशाल्लाह जाएंगे ज़रूर। कोरोना आज है लेकिन हम कोरोना के एहतियात करके जाएंगे, मास्क पहन के जाएंगे। अल्लाह माफ़ करे, क्यों मैं पागल हूँ उधर जाऊँ? मैं तो नहीं जाऊँगा, कभी भी नहीं जाऊँगा। इंशाल्लाह जाएंगे, ये नवाज शरीफ का गार्ड है लाहौर, और इंशाल्लाह जाएंगे, भरपूर शिरकत करेंगे, आवाम से भी शिरकत की दरख्वास्त है हमारी। नहीं, बिल्कुल नहीं जाना हमने। क्यों जाना, हमारा कोई काम ही नहीं है। ये सारा अब्बू बचाओ मुहिम के लिए लेके जा रही है मरियम नवाज़ और बाकी जितने भी सारी पार्टियां इकट्ठी हुई हैं, ये सारा मतलब पाकिस्तान के साथ, ये पाकिस्तान के दिफा के लिए तो नहीं जा रही है, अपनी करप्शन छुपाने के लिए और अपना जो भी बैंक बैलेंस है उसे बचाने के लिए ये निकले हुए हैं सारे। जी नाज़रीन, ये आप सुन रहे थे, लोगों की मिलीजुली राय है। और कुछ लोगों ने कोरोना की बात की, बड़ा सीरियस है उसका मामला। कुछ लोगों ने कारोबार की बात की, कुछ लोगों ने कहा कि ये इसका मकसद कुछ और है तहरीक का, और वो नहीं समझते कि ये तहरीक पब्लिक के लिए चलाई जा रही है। 12 लोगों की अपनी अपनी राय है और ये राय हम आपको सुनवाते रहेंगे इंशाल्लाह, बाद में भी सुनवाते रहेंगे। जैसे जैसे तहरीक आगे बढ़ती रहेगी लोगों की राय भी लेते रहेंगे। हमारे साथ जो मेहमान मौजूद है, मैं सबसे पहले जनरल साहब आपके पास लेकर आता हूँ। अपोजिशन अब क्या नए तरीके से वज़ीर आज़म को घर भेजेगी या पुराने में से कोई तरीका अडॉप्ट होगा, या ये इट्स ऑल अबाउट पॉलिटिक्स और ये सिर्फ सेनेट के इंतखाबात के लिए एक मोमेंटम बन रहा है? देखिए इमरान, एक तो मुझे एतराज है जब आप ये कहते हैं कि ये तहरीक है। तहरीक मकासद के लिए होती है, मकासद आला मकासद होते हैं। बदकिस्मती ये है कि इस वक्त पाकिस्तान की किसी भी जमात की आप बात कर लें, पोलिटिकल फिलॉसफी कोई नहीं है, कोई बड़ा मकसद नहीं है कोई भी, और जब तक कोई मकसद ना हो तो तहरीकें नहीं बना करती। बहरहाल ये चल रहा है। सर वोट को इज्जत दो, क्या कोई
मकसद नहीं आपको लग रहा वोट को इज्जत दो, कितना बड़ा मकसद है, सिविलियन सुपरमेसी, ये बहुत बड़ा मकसद है सर। देखिए सिविलियन सुपरमेसी या सिविल सुपरमेसी की जब ये बात करते हैं तो उसमें बहुत सारे एतराज लोग कर सकते हैं, उसको मैं भी कर सकता हूँ बहुत सारे एतराज। वोट को हम भी चाहते हैं कि वोट की इज्जत दो, लेकिन मेरे वोट को तो नवाज शरीफ ने कभी इज्जत नहीं दी। मैं उसको वोट दिया, उसने मेरे साथ धोखा किया हमेशा। मैंने हमेशा नवाज शरीफ को वोट दिया, 2013 को भी मैंने नवाज शरीफ को वोट दिया, लेकिन उसने धोखा दिया। धोखा कहाँ पे दिया उसने मेरे? और मैं उन लोगों में से हूँ जो जानते बूझते हुए 12 अक्टूबर 99 को जानते बूझते हुए सब कुछ देखने के बावजूद मैं नहीं समझता था कि शायद ये इतना जो कुछ भी है थोड़ा सा बेहतर कर लेंगे काम पर। वो अपनी अपनी सोच है। तो मैं एक चीज से अब एतराज है कि तहरीक तो ये है नहीं है बिल्कुल, नंबर 1। नंबर 2, दुनिया में जहां भी आप अवाम के प्रेशर की तरह हुकूमतें हटी हैं दुनिया में, लेकिन वो दुनिया में जैसा मैंने पहले कहा जब मकासद बड़े हो तब बढ़ती हैं। मकासद जब इस किस्म के हो और जब आपस में जो ये जमातें मिलकर बैठी हुई हैं, इनके आपस में इख्तलाफात इतने ज्यादा हों और ये खुद किसी एक सोच के तहत ना चल रहे हों तो भी मसाइल बनते हैं। ठीक है। एक यहाँ पर एक तो लीड का मसला है कि कौन इसको लीड करेगा, कौन इसको हक कौन करेगा, कौन इसको समझेगा कि मैं चैंपियन निकल के आया हूँ। ठीक। नंबर 2, जब ये इस्तीफों वगैरह की बात करते हैं तो भी मसला है इसके बीच में। नंबर 3, हुकूमत की नालायकी अपनी जगह पे, उस पर मुझे कोई शक नहीं है कि हुकूमत अगर सही अपना परफॉर्म कर रही होती, 50-60% परफॉर्म कर रही होती, तो ये जो भी जलसे जुलूस हो रही है भी ना होते बिल्कुल। ठीक है। ये तो हुकूमत ने इनको मौका दिया, ये तो अपोजिशन तकरीबन खत्म हो चुकी हुई थी, लेकिन हुकूमत ने मौका दिया। अब दूसरा जगह देखें जी, इनके पास नंबर्स थे, इनके पास ये जब चाहते हुकूमत के घुटने लगवा सकते थे। ये लोग नहीं लगाए, क्यों नहीं लगाए लोगों ने? हर एक ने कभी ना कभी बिहाइंड द सीन उन्होंने अपने अपने मकासद के असूल के लिए, अपने वफाद के लिए आके बैठ गए ये लोग। इसलिए अब भी ये देखिएगा, आपको जलसा हो जाएगा लाहौर में। जलसा सक्सेस कराना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, हो जाएगा लाहौर में जलसा। जलसे के बाद क्या करेंगे ये लोग, क्या करेंगे सारे जाके जब जाएंगे? ठीक, मैं अब जरा अली गौर साहब आपसे एक चीज जानना चाहता हूँ। बलोच साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर मुझे ये बताएं कि वोट को इज्जत दो का आपका नारा है, ये अच्छी आप वोट को इज्जत दे रहे हैं? यानी किसी ने एमएनए से मशवरा भी नहीं किया, एमपीएस से मशवरा भी नहीं किया, कोई पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग भी नहीं हुई और कभी बैठ के इस बात के ऊपर डिस्कशन भी नहीं हुई कि इस्तीफे देने हैं या नहीं देने, और फैसला घर बैठ के कर लिया जी इस्तीफे देने। यानी नवाज शरीफ साहब ने लंदन से फैसला किया इस्तीफे देने, मरियम नवाज ने अनाउंस किया, अगले दिन पीडीएम ने कह दिया जी दे दें इस्तीफे। तो कल कैसर अहमद शेख साहब मेरे प्रोग्राम में कह रहे थे कि हमें तो किसी ने ना इस्तीफे मांगे, ना हमसे किसी ने राब्ता किया, ना हमारे साथ किसी ने मशवरा किया। तो सर ये वोट को इज्जत दो कैसे फिर आप कह सकते हैं? ये आप तो खुद अपने वोटर को इज्जत नहीं दे रहे जो आपको वजीर आजम बनाता है। जी देखें, शुक्रिया इमरान, आपने बड़ा रेलिवेंट क्वेश्चन किया है। मैं जनरल साहब की भी बात सुन रहा था। देखें, गुजारिश ये है कि हमारी ये बदकिस्मती है, आपने पूरा प्रोग्राम के स्टार्ट में पूरा वो मतलब है कि तमाम जितने सरबराह रहे और वो जिस तरीक़ा के साथ गए। गुजारिश ये है कि इस मुल्क में इसकी 72 साल तारीख़ में आप ख़ुद देख रहे हैं कि ज़्यादातर हुकूमतें बराह रास्त मार्शल लॉ की रहीं, फ़ौजियों की रहीं, या मोस्टली वो लोग बने जो कि मतलब है कि इनके पपेट्स से जो जिनको ला के बिठाया गया। जिस तरह से कि आज की हुकूमत को भी हम फेस कर रहे हैं, ये भी नुमाइंदा हुकूमत नहीं है। जनरल साहब को भी पता है ये आरटीएस सिस्टम की पैदावार है, और जनरल साहब तो माशाल्लाह परवेज़ मुशर्रफ के साथ बड़े एक्टिव रहे हैं जब उन्होंने शब खून मारा था पाकिस्तान की जमहूरियत के ऊपर। और दूसरी मैं गुजारिश ये करूँगा कि देखें, जिस दिन हम किसी पार्टी का टिकट लेते हैं, किसी लीडरशिप के ऊपर एतमाद करते हैं, उस दिन से हम अपने इस्तीफे अपनी जेब में डाल के फिरते हैं। हमारी लीडरशिप पर हमें पूरा एतमाद है। हमारी लीडरशिप जो भी फैसला करेगी वो इस्तीफ़ों का फैसला करे, वो प्रोटेस्ट का फैसला करे, वो जो भी फैसला करेगी वही हमारा फैसला है और वही पाकिस्तान की आवाम का फैसला है। सर आप लोग लीडर हैं, जिन लोगों ने हमें वोट दिए। आप लोग सियासतदान हैं या गुलाम हैं? आपका सोचने समझने की सलाहियत खत्म हो जाती है? हम सियासतदान हैं, हम सियासत नहीं, ये बात नहीं है। अगर इमरान अगर ये पाकिस्तान के अवाम ये चाहते हैं, पाकिस्तान के अवाम का मुझे बड़ी अच्छी तरह से याद है, मैंने आपका एक प्रोग्राम किया था
और उसमें आप कह रहे थे कि आप लोग रिजाइन करें। मैं आपको गारंटी करता हूं कि कल ये हुकूमत खत्म हो जाएगी, लेकिन जाहिर है टाइम के साथ साथ बढ़ते, ये अभी महीना पहले की भी बात है शायद। आप मुझे बार बार कहते थे मैं आपको कह रहा था कि आप रिजाइन करें, ये जमहूरियत है, ये जमहूरियत है। और इसमें अगर मुझे इतराज है, मैं अपने आप को गुलाम समझता हूं तो मैं पार्टी छोड़ दूं। सर नहीं सर, डेमोक्रेसी में देखें, डेमोक्रेसी में आप किसी भी किताब, जमहूरियत की किसी भी किताब में पढ़ लें, लीडर पहले अपनी पार्टी से मशवरा करता है, फिर फैसला करता है। यहाँ लीडर ने आपका मशवरा किया, हमारी लीडरशिप, सर कल आप हमारी लीडरशिप ने उसी दिन हमसे मशवरा कर लिया जिस दिन उन्होंने हमें टिकट दिए, जिस दिन उन्होंने, जिनके टिकट पे हमने इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया, उस दिन हमने उनको इख्तियार दिया कि आप जब तक कहेंगे हम उस टिकट पर और इस सीट पर बैठेंगे, जिस दिन हमारी लीडरशिप कहेगी उसी दिन हम रिजाइन कर देंगे। ये आज हम जो वोट लेकर आए हैं, ये मियां नवाज शरीफ साहब का मैंडेट है, और ये वो मैंडेट है जिसको सरेआम चुराया भी गया, और मियां नवाज शरीफ साहब के मैंडेट को चुराकर पपिट्स को भी बिठाया गया। आज आप सवाल सर फिर वही है, सर सवाल फिर वही है कि आप लोगों से मशवरा तो देखें ना, एक चले वैसे ही इजलास बुला लेते, आप लोगों को बुलाते, आप लोगों की इज्जत ही रह जाती कि आप लोगों ने मशवरा किया और आप लोगों ने कहा है जी ठीक है मियां साहब इस्तीफा हम दे रहे हैं। आप लोगों से पूछा ही किसी ने नहीं सर। मरियम नवाज साहबा जिनकी पॉलिटिकल उम्र आप सबसे कम है, कैसे कह सकते हैं सर? आप लोग पूछे, कोई मीटिंग तो बताएं हुई हो, कोई मीटिंग बताएं सर। ये आप सर आपके एमएनए बता रहे हैं सर, कल मेरे प्रोग्राम में आपके एमएनए बता के गए। नहीं एमएनए देखिए, हमारे एमएनए मेरे प्रोग्राम में कल बता के गए। जिस दिन हम लोग टिकट लेते हैं उस दिन ही हमसे कमिटमेंट ली जाती है कि आप लीडरशिप के फैसलों। सर ये क्या बात हुई सर? ये तो जमहूरियत नहीं है, और कानूनी तो जमहूरी नहीं है, अखलाकी, और ये जमहूरियत है, यही जमहूरियत का हुस्न है। ये लोटाक्रेसी नहीं है कि आज आप से पार्टी लीडरशिप इस्तीफे मांगे और आप लोटे बन के किसी दूसरे की गोद में बैठ जाएं। ये जमहूरियत यही है कि नहीं सर, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये नहीं कह रहा सर, मैं ये नहीं कह रहा। देखिए आप बात को किसी और तरह, मैं ये कह रहा हूं कि पार्टी लीडरशिप बगैर डिस्कशन के, आप लोगों के दिमाग की इनपुट लिए कैसे कह सकती है कि इस्तीफे दे दो? यानी आप लोग सियासतदान हैं, आपके अपने हलके हैं, आपकी अपनी राय है, आप लोगों का अपना शऊर है, आपका अपना पॉलिटिकल विजडम है, या आपको लगता है कि मरियम नवाज जिनकी सियासी उम्र आप सबसे कम है वो आप सब पे भारी हैं क्योंकि वो नवाज शरीफ की बेटी हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये तो वो बातें हैं जो मतलब है कि जिस किस्म का प्रोपोगंडा किया जाता है, इमरान आप वो बात कर रहे हैं। असल बात यह है कि मरियम नवाज ने जेल की सोबतें बर्दाश्त की, एक खातून होकर ऐसे हालात में, जब आपको पता है कि सैकड़ों खवातीन जेल में है सर, उनको बना ले लीडर सर। फिर ये क्या बात हुई? मेरी अगर इमरान आप मेरी बात कंप्लीट होने दें और मेरी बात सर, आप लोगों ने मशवरा लिया या नहीं लिया सर? मुझे क्लियर कर दें सर। हमसे मशवरा लिया गया, हमारी पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग में ये सारी चीजें डिस्कस होती हैं, और हमने अपनी लीडरशिप को इस चीज का इख्तियार दिया है कि वो जब चाहे इस गैर इस आरटीएस की पैदावार और करप्शन में मुलव्वस हुकूमत को हटाने के लिए नए निजाम को जमहूरी तौर का आगाज करने के लिए अगर हमसे इस्तीफे भी लिए जाएं तो हम इस्तीफे देने के लिए तैयार हैं। आपके वोट की डेफिनेशन जो है, वोट को इज्जत दो की डेफिनेशन हो सकता है कि मेरे से, जनरल साहब से या किसी और से मुख्तलिफ हो, लेकिन आपकी डेफिनेशन है, आपका हक है, जो आप कर रहे हैं वो आपका अपना वोट है ना। आप चाहे उसको वैसे सेक्रीफाइस कर दें या सोच समझ के करें। मैं अब हलीम आदिल शेख साहब, आप ये बताएं कि लोगों की आपने राय सुनी है? लोग आपको क्या कह रहे हैं? लोग कह रहे हैं जी हमारे स्कूल आपने बंद कर दिए, हमारी मार्केटें आप बंद करवा रहे हैं, स्मार्ट लॉकडाउन आप करवा रहे हैं, और इनको आप कह रहे हैं जो मर्जी करो। यानी ये लोग भी अब फील कर रहे हैं कि हुकूमत कोई हुकूमतों वाली बात नहीं कर रही, या तो बंद करवाएं तो या सारा कुछ खोल दें। फिर इमरान खान साहब, मैं पहले तो आपकी इस बात का जवाब देकर फिर बलोच साहब ने बहुत सारी ज़बरदस्त बातें की हैं, आज दिल खुश कर देता है। मैं कहना चाहता हूँ बलोच साहब ने, उस पर मैं ज़रूर रोशनी डालूंगा। देखिए बात यह है कि बड़ा आसान है कि हम यहाँ पुलिस आपको पता है ट्रेंड है 30 साल से कौन ली, जिन्होंने मॉडल टाउन वाला वाकया भी किया हुआ था, चीज़ों को ठीक किया जा रहा है। ये तो चाह रहे हैं कि इनको कोई ऐसा मौका मिल जाए कि जिसमें ये मिस्कीन बन जाए, मजलूम बन जाए, हम जालिम बन जाए। देखिए गवर्नमेंट क्या कहती है कि भाई ये नहीं है, ये अलाउड नहीं है।
अब उसके बाद अगर इनको जाके ज़बरदस्ती रोका जाता है तो ये तो वो लोग हैं जिनको लोगों को खुदा न खास्ता कोरोना से लोगों को मरवाना चाह रहे हैं। और किसके लिए? कोई कॉज क्या है? जस्ट अपनी जान बचानी है, करप्शन से बचाना है। पहले तो आप देखें ना, बचाना है किसको बचाने के लिए? आप ठीक कह रहे हैं कि लोग कहते हैं कि इसको बंद करो, लेकिन अगर हम बंद करेंगे ये लोगों को आगे लेकर आएंगे। और हम नहीं चाहते कि खुदा न खास्ता क्योंकि मॉडल टाउन जैसा वाकया और लोग आवाम फैसला कर लें कि कोरोना की तादाद कितनी, 2000 से ज्यादा लोग वेंटिलेटर के ऊपर हैं, एक दिन में 2000 से ज्यादा मरीज आ रहे हैं, 80-50 डेली डेथ्स हो रही हैं। उसके बड़ी मुसीबत क्या होगी? 21% कराची में हमारे पास कोरोना है, 10% लाहौर में कोरोना है। और इसमें तो कोरोना में मतलब कोरोना फैलाव मूवमेंट बन रही है कि सारे पीपल पार्टी सिंध से लेकर जाएगी, पहले यहां से कोरोना लेकर जाएंगे, फिर वहां से कोरोना इकट्ठे करेंगे, फिर कोरोना वापस लेकर आएंगे। मुल्तान के बाद 64% बेड जो है मुल्तान में कोरोना से भर चुके हैं। तो बात, और ये किसके लिए बुला रहे हैं? ये बुला रहे हैं तमाम नैबज़दा लोगों को छुड़वाने के लिए। आप देखिए ना, लीडरशिप माशाल्लाह कौन कौन सी है। नवाज शरीफ मफरूर, उसका बेटा हुसैन नवाज मफरूर, हसन नवाज मफरूर, समदी सागडार मफरूर। सर ये सारों को पता है, ये सारों को पता है, ये तो बात लोग कर रहे हैं। मैं जो पूछ रहा हूं आपसे कि गवर्नमेंट सारी इसके लिए, गवर्नमेंट किधर है? गवर्नमेंट किधर है? आप कह रहे हैं कोरोना ये फैला रहा है, तो रोकेगा कौन? रोकेगा कौन? गवर्नमेंट मौजूद है। देखें, अपना मॉडस ऑपरेंडी होता है। हम इनके तरीके पे, हम इनके जाल में नहीं आएंगे। गवर्नमेंट मौजूद है, जो कानूनी कार्रवाई। देखिए सर, डीजे बट को आपने पकड़ लिया है। वो डीजे बट के बारे में खान साहब का अपना मौकिफ क्या था चंद साल पहले? वो ये कहते थे कि देखें, एक साउंड सिस्टम वाले को और कुर्सियों वाले को पकड़ना तो बड़ी ज्यादती है। खान साहब खुद कहते थे। अब उस डीजे बट को दोबारा पकड़ लिया आपने। देखिए उस वक्त कोरोना नहीं था भाई, इमरान भाई, कोरोना नहीं लाया हुआ था उस वक्त, कोई कोरोना नहीं था। इस वक्त मैं कहना चाहता हूं, इस वक्त तो कोरोना फैल, ये लोगों की जानों के दुश्मन हुए हैं। और मैं कहना चाहता हूं, अभी जैसे बलोच साहब डीजे बट, इसका मतलब है कोरोना फैला रहा है। और पपेट का जिक्र किया, नहीं जी, तमाम लोग जलसे में, उस जलसे को मुनक़िद करने के लिए जो भी फैसिलिटेटर्स हैं वो कोरोना के फैलाव के जिम्मेदार हैं। वो कोरोना फैला रहे हैं और कोरोना से खुदा न खास्ता मुल्क की इकोनॉमी तबाह हो रही है, लोगों की जानें ज़ाया रही हैं। ये तो मैं कहता हूं सीधा। और कौन है फैसिलिटेटर सर? और कौन है? ये चले बड़े साउंड सिस्टम वाला हो गया, दूसरा कौन है सर फैसिलिटी? और कौन हो सकता है फैसिलिटेटर जो है? ट्रांसपोर्टर भी हो सकते हैं। पीडीएम के सारे रहनुमा हैं। देखिए ये तमाम वो लोग तो हैं जो कि पीडीएम ऑर्गेनाइजर्स हैं। बेचारा वोटर तो देखें, वर्कर तो बेचारा मतलब दिल से आता है, वर्कर को लोग बुलाते हैं जज्बाती। सर बात ये है, लेकिन डीजे बट है बेचारा कमजोर आदमी, ये इधर माल्टोन में उसकी दुकान है, जो मर्जी आगे उसको पकड़ लेता है। अब जो तगड़े लोग हैं जिन्होंने ये सारा कुछ करना है, उन तक आपकी एक्सेस नहीं है, या वहां तक आपकी हुकूमत का हाथ नहीं पहुंचता। इमरान खान साहब हमारी एक्सेस सबकी है, हम इन्हें मजलूम नहीं बनने देना चाह रहे हैं। तो डीजे बट क्यों बना दिया बेचारे को? इनको ड्रामा मिले, इन्हें सुन तो ले, ये चाहते हैं इनको ना स्टेडियम भरना पड़े जैसे मीनार पाकिस्तान में। कोई झूठ की हद होती है। इतनी बड़ी माशाल्लाह बारिश, मौलाना साहब कह रहे हैं उसमें पानी भर दिया, वहां सैलाब हो गया, वहां ये हो गया। सोचना चाहिए कुछ भी नहीं हुआ, मैंने चेक करवाया, इतना झूठ है। वो ख्वाजा आसिफ साहब का भी ट्विटर पे गलत था, वो पिछले साल की कोई सैलाबी बारिशों की उन्होंने फुटेज लगा दी थी। इमरान कुछ नहीं हुआ। मैं कहता हूं शर्म आनी चाहिए इनको कि पुरानी तस्वीरें लगा दी। मौलाना साहब भी झूठ बोल रहे हैं, सब कह रहे हैं। अब भर के दिखाओ मीनार पाकिस्तान, चैलेंज है इनको। मीनार पाकिस्तान का हमारे जलसे का 25% हलीम आदिल शेख साहब जो तो उस दिन आप कहिए जिस तरह मरियम नवाज साहब भाग दौड़ कर रही है, हो सकता है वो भर ही दें, लेकिन हो सकता है भर दें। लेकिन मैं एक आज मैं खबर देख रहा था, सुन चले, मैं एक बात करता चलूं जरा। मरियम नवाज साहब के साथ घोड़े कह रहे थे, घोड़े चल रहे थे, इससे पहले कौन लोग चल रहे थे? और एक छोटी सी, इमरान खान ने एक पॉइंट छोटा सा पपेट्स और उन्होंने उसकी बात की, पिट्ठू की। क्या मैं कहना चाहता हूं, जल ज़ियाउल की पैदावार नवाज शरीफ नहीं है? जल मुस्तफा रोशन डाले। क्या शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ को गुल्ला फुल्ला वाले के पोते और मियां शरीफ के बेटों को इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाया गया था? जल जिलानी ने नहीं बुलाया था क्या? वहां चले किसकी पैदावार है? ठीक है, लेकिन चले मैं एक और चीज, मियां साहब की एक और खासियत बहुत बड़ी है। सर एक मिनट मियां साहब की एक खासियत बहुत बड़ी है। मियां साहब की एक बहुत बड़ी खासियत है कि जितने नाम मैंने लिए ना आपके सामने, जो लोग निकाले गए, इनमें से ज्यादातर को निकालने में जो एक आदमी जिसने सबसे ज्यादा को निकाला वो मियां नवाज शरीफ है। यानी मियां नवाज शरीफ का जो वजीर आजम निकालने का तजुर्बा है ना, उसका कोई पाकिस्तान में दूसरा आदमी सानी नहीं है। सबसे बेहतरीन तरीके से, कामयाब तरीके से वजीर आजम आज तक जो निकाले गए हैं पाकिस्तान से, वो मियां नवाज शरीफ साहब के हाथों निकाले गए हैं। तो मियां नवाज शरीफ साहब का इतना ज़्यादा तजुर्बा है कि जरदारी साहब ने उनको कहा कि अगर आप पाकिस्तान वापस आ जाएं और आके इस तहरीक का हिस्सा होते तो ये
बहुत ज़बरदस्त काम हो जाता। तो जरदारी साहब की डिमांड तो ठीक है फिर जनरल साहब मियाँ साहब से कि मियाँ साहब का जो तजुर्बा है मियाँ साहब ही कर सकते हैं ये कारनामा दोबारा। देखिए अब शायद मियाँ साहब के हाथ से भी बात निकल गई है, बहुत आगे बात निकल गई है। अब हम बात कर रहे हैं ना, आज के हालात पाकिस्तान के अंदर के, डेफिनेटली हुकूमत की हमारे जगह जगह पे नाकामियां हैं, लेकिन मैं, हमारे अली गौहर साहब भी बैठे हुए हैं, अली मादन साहब भी बैठे हुए हैं, मैं से पूछता हूँ क्या पाकिस्तान के मसाइल सिर्फ यही हैं कि जो हमने ये चंद नौजवानों को ला के हमने अपने सर पे ताज बनाना है? हमने पाकिस्तान का मसाइल इससे ज्यादा नहीं है। कल एक बहुत बड़ा ब्रेक हुई है बात, इंफॉर्मेशन मैं पूछना चाहूंगा, मेरे कितने जो पार्लियामेंटेरियंस हैं इन्होंने इसको स्टडी किया है कि पाकिस्तान के साथ हुआ क्या है और किस तरीके से आप बात कर रहे हैं? वो श्रीवास्तव मैं उसकी बात कर रहा हूँ, बिल्कुल मैं बात कर रहा हूँ। कितनी दफा कितने पॉलिटिशियन ने बात की हमारे सो कॉल्ड जो अपने आप को लीडर बना के मेरा फिरना चाहते हैं, मुझे, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ पिछले 15 साल में ये जो हुआ सारा डी ट्रैक हुए ना, अब लाहौर का जलसा आ रहा है, मैं अब वो हालांकि इतनी इंपॉर्टेंट स्टोरी है उसके ऊपर तो पूरा प्रोग्राम होना चाहिए, लेकिन डी ट्रैक हुए हैं आपसे। पाकिस्तान का मसला ये है, पाकिस्तान के मसाइल तो और है, पाकिस्तान के रात भर मुझे अंदाजा नहीं है कितना शदीद किस्म का जो झड़पें होती रही हैं लाइन ऑफ कंट्रोल पे, हमारे 2 जवान भी शहीद हुए हैं, शदीद किस्म का फायर कंट्रोल होता रहा है। मैंने इनकी बात कोई नहीं सुनी, मैंने इनके मुंह से बात नहीं सुनी, चाहे वो नवाज शरीफ साहब हों, जरदारी साहब हों या फजल रहमान साहब हों, इनमें से किसी के मुंह से ये बात नहीं निकली कि भाई पाकिस्तान के साथ जो भारत कर रहा है क्या कर रहा है। ये जो 15 साल में पाकिस्तान के साथ हुआ है, आज भी देखिए, मैं किसी को हदायत नहीं कह सकता, ना मुझे कहना चाहिए, मैं जो बात करूं दूसरी बात करूं। देखिए जो एक नैरेटिव, इंटरनेशनल नैरेटिव है पाकिस्तान के खिलाफ, ये कल तो शक सारा दूर हो गया ना इन सबका। ये तो नहीं कह रहे कि भाई ये खाम हमारे खिलाफ ये जो जानबूझ के बात फैलाई जा रही है, ये स्टोरी भी किसी और ने ब्रेक की है, BBC ने ब्रेक की है, ये सारा कुछ बाहर आया है। 15 साल में ये जो कुछ हो रहा है, जो नैरेटिव पाकिस्तान के खिलाफ बना है, ये कितने लोग हम उस नैरेटिव का हिस्सा बनते जा रहे हैं इसमें। आप पाकिस्तान के मसाइल क्या ये है इसके बीच में? ठीक है, करें आप हुकूमत के खिलाफ जो भी करना है करें, आप असेंबली में जाके बात करने से क्यों कतराते हैं ये लोग? ठीक, इनकी स्ट्रेंथ थी ये यूरोपीय यूथ इन्फो लैब है, वहाँ से उनके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं उनके अलेक्जेंडर, उन्होंने ये रिपोर्ट जो है वो जारी की है और ये बड़ी मानीखेज रिपोर्ट है। BBC ने और दुनिया भर के अखबारात ने इसको छापा है। लेकिन अगर ये काम जो भारत ने किया पाकिस्तान के खिलाफ, अगर चीन ने किया होता तो इस वक्त पूरी दुनिया हिल जाती, अगर ये काम रशिया ने किया होता पूरी दुनिया हिल जाती, लेकिन भारत ने किया है। तो पाकिस्तान को इस मामले को किस लेवल तक उठाना चाहिए, अहम सवाल है। ब्रेक के बाद बात करते हैं, सर स्पीक करते हैं इंशाल्लाह। वेलकम बैक नाजरीन। जी अली गौहर साहब, मैं जो इशू छोड़ गया था उसी पे बात कर लेते हैं कि ये जो रिपोर्ट आई है इसने इंडिया को हिलाकर रख दिया है। श्रीवास्तव ग्रुप के अगर आप जाएं और जाकर देखें उनके वेबसाइट्स के ऊपर, तो वो सारी की सारी ब्लॉक हो चुकी हैं, उन्होंने बंद कर दी है खुद से, उन्होंने अपना सारा डाटा इंटरनेट से उतारना शुरू कर दिया है। ये बहुत बड़ी तादाद में फेक NGOs थी जो अक़वाम मुत्तहिदा को इफेक्ट करती थी जाके, और यूरोपीय यूनियन के अंदर बहुत ज़्यादा ये इनका इम्पैक्ट था, और ये इनके थिंक टैंक्स काम करते थे, इनकी जाली NGOs, जाली वेबसाइट्स और बहुत सारे न्यूज़ हाउसेस को ये इस्तेमाल करते थे, और बहुत सारी इनकी न्यूज़ आउटलेट्स थी जिनके ज़रिए से ये प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के खिलाफ करते थे और करवाते थे और उसको आगे बढ़ाते थे। पाकिस्तान पहले ही कह चुका कि ये 5th जनरेशन वॉरफेयर चल रहा है पाकिस्तान के खिलाफ, और ये वही चीज़ है जिसको अब पकड़ लिया है जर्मनी से ताल्लुक़ रखने वाले एक बहुत बड़े ग्रुप ने, और उन्होंने बाकायदा इन सारी चीज़ों को खोल के सारी दुनिया के सामने रख दिया है। अब अगर इन रिपोर्टों को आप गौर से पढ़ें ना, तो इमरान खान साहब ने थोड़े दिन पहले एतराज़ किया था कि हुसैन हक्कानी नवाज शरीफ साहब से क्यों मिला, या हुसैन हक्कानी की नवाज शरीफ साहब से क्या ताल्लुकात हैं, और वो कहते हैं मेरे पास रिपोर्टें हैं कि नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान के ऐसे लोगों के साथ ताल्लुकात रख रहे हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। अब यहाँ से ये लिंक निकल रहा है कि हुसैन हक्कानी की जो SAATH जो एक उनका फोरम है, वो श्रीवास्तव ग्रुप के अंडर चलने वाली NGO के साथ कोलैबोरेट होकर अपने प्रोग्राम्स कर रहा है। तो इससे बड़े सबूत आपको और कौन से चाहिए? उन्होंने PTM को इसके साथ जोड़ के दिखाया, उन्होंने हुसैन हक्कानी को इसके साथ जोड़ के दिखाया। इन्हीं के बहुत सारे प्रोग्राम्स में और इन्हीं NGOs की बहुत सारी दावतों के ऊपर पाकिस्तान से बेशुमार लोग जा जाकर पाकिस्तान के खिलाफ मुख्तलिफ बातें करते रहे, और ख़ास तौर पे पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ। तो सर, अब भी आपको लगता है कि नवाज शरीफ साहब का इन लोगों से मिलना या इन लोगों का आपकी सपोर्ट में खड़ा होना
आपके लिए फ़ायदेमंद है या नुकसानदेह है? देखिए, इमरान मियां नवाज शरीफ साहब वो कायद हैं जिन्होंने, आपको पता है कि जिस वक्त उनको अरबों डॉलर्स की ऑफर्स हुई तो उन्होंने चागी के मुकाम पर धमाके करवाए, पाकिस्तान का सर फख्र से बुलंद किया। मियां नवाज शरीफ साहब जिन्होंने उन्हीं के दौर में हुए थे दहशतगर्दी, जब दहशतगर्दी नहीं सर, शेख रशीद साहब ने किए थे सर, फॉर गॉड सेक नवाज शरीफ साहब थे वज़ीर आज़म। कराची में जब जो आपको पता है कि खास तौर पर जब अमन की बहाली का सिलसिला शुरू हुआ, गौर अयूब साहब बहुत कुछ बता चुके हैं उसके बारे में, लिख चुके हैं। और इसके अलावा आपको पता है कि जब भी पाकिस्तान की बात हुई है कश्मीर के ऊपर, असम्बली के प्लेटफॉर्म के ऊपर, किसी जगह पर भी, तो हमारी पार्टी ने मुकम्मल तौर पर यक ज़बान होकर पाकिस्तान की अवाम के साथ, पाकिस्तान की हुकूमत के साथ इन इशूज़ सब मेरा सवाल कुछ और है, लेकिन चले मैं अपना सवाल भी फेस करता हूं। मैं उसी तरफ आ रहा हूं। जब नवाज शरीफ साहब को कोई हम गद्दार नहीं कह रहे या नवाज शरीफ साहब के ऊपर खुदा न खास्ता कोई इल्जाम नहीं लगा रहे, लेकिन अगर आप गौर करें तो नवाज शरीफ साहब को वो तमाम लोग सपोर्ट कर रहे हैं इस वक्त, नवाज शरीफ साहब को वो तमाम लोग इस वक्त सपोर्ट कर रहे हैं जो इस सारे ग्रुप का हिस्सा है और उन सब के इस ग्रुप के साथ लिंक। खान साहब पैसे भी दे रहे हैं, पैसे माल लग रहा है पीडीएम को, मैं तो ओपन सपोर्ट की बात कर रहा हूं ना सर। मैं माल, इसको भी देख सर माल के सबूत हैं तो ले आए आप। यार हलीमा आदिल शेख साहब क्या करते हैं, माल के सबूत हैं तो आप ले आए। जब आ जाएंगे तो उस पर बात कर लेंगे। देखिए अभी बात ये हो रही है कि वो ओपनली जो सपोर्ट कर रहे हैं। ये देखिए, बात सुने, ये इस वक्त सूरत-ए-हाल ये है कि जब पाकिस्तान की तारीख में ये पहली दफा हुआ है कि आप देख लें मकबूजा कश्मीर को इंडिया का हिस्सा बनाया गया और इमरान खान साहब जाकर उधर जो है वो अमेरिकन प्रेसिडेंट के साथ मीटिंग की और इन्होंने जश्न मनाए और उनको एयरपोर्ट से रिसीव किया। एक ढोल बज रहे थे इंडिया में कि उन्होंने मकबूजा कश्मीर पर कब्जा किया और दूसरे ढोल इमरान खान के इस्तकबाल के बज रहे थे। चलें फाइनली मुझे जरा कश्मीर का सौदा कर दिया। मुझे जरा गवर्नमेंट से पूछना है, अब अलीमा आदिल शेख साहब देखें ये मामला बड़ा सीरियस है। असल गद्दार तो ये है, असल गद्दार तो ये सर, वो वैसे आपको गद्दार नहीं कह रहे, अगर आप इनको कह रहे हैं तो ठीक है। आप देखें गद्दारी का फतवा यहाँ ना दें सर, कोई भी सर यहाँ कोई गद्दारी का सर्टिफिकेट ना दें सर प्लीज, फॉर गॉड सेक। देखें मैंने आपको भी क्लियरली कहा कि नवाज शरीफ गद्दार नहीं कह रहा और ना मैं कहने दूंगा किसी को। इसी तरह मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप भी किसी को गद्दारी का सर्टिफिकेट ना दें। हलीमा आदिल शेख साहब, ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान को इस मामले को बहुत जोरदार तरीके से उठाना होगा। क्या आप इसके लिए तैयार हैं या आपके दिमाग में भी वही चल रहा है जो मीडिया के दिमाग में चल रहा है कि अपोजिशन 13 दिसंबर जलसा आने वाला है, गवर्नमेंट का? नहीं जी, देखिए हमारे ध्यान में इसके लिए फिरदौस आशिक अमान साहब ही बहुत है। इंशाल्लाह बुजदार साहब वही निमट लेंगे, उसके ऊपर कोई सोच भी नहीं रहा है कि 13 को क्या होने जा रहा है। वो फिरदौस आशिक उनको मीडिया के जवाब दे देंगी, बाकी इनके साथ हमारी गवर्नमेंट पंजाब की निमट लेगी। हमारे जहन में ये नहीं है। हमारे जहन में वो है जो LOC पे किया जा रहा है। हमारे जहन में वो है जो 5th जनरेशन वारफेयर जो की जा रही है इंडिया की जानिब से। और हमारे जहन में यह भी है कि पीडीएम को इसके साथ साथ मैम आप जो कहा कि हम सबूत लेके आने वाले हैं, सबूत मिल रहे हैं कि फाइनेंसिंग भी उनको हो रही है। और हम देखें हमें पाकिस्तान को आगे लेके जाना है और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान आगे जा रहा है। इन्होंने क्या करना है क्या नहीं करना, पापा डैडी मौलाना बचाओ मूवमेंट चलाते रहे, लगे रहे मुन्ना भाई, इनसे मकबूजा कश्मीर कर दिया। अरे बलोच साहब मुझे बात करने दें, अरे मुझे बात करने दें, बलोच साहब बात करने दें। बलोच साहब, मुझे ना जनरल साहब से अलग बात करनी पड़ेगी इस प्रोग्राम के ऊपर, मुझे एक अलग प्रोग्राम रखना पड़ेगा और जनरल साहब के साथ मुझे इस पर बात करनी पड़ेगी और डिटेल और भी एनालिस्ट लेंगे क्योंकि ये बड़ा सीरियस इशू है। अगर इस तरह का कोई छोटा सा मौका भारत को मिल जाए तो वो क्या करेगा आप सोच भी नहीं सकते। तो हमें अपना रोल प्ले करना चाहिए सारे पाकिस्तान को। अब तक के लिए इतने अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।